हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे यार फिजिक्स का एक नया लेक्चर। फिजिक्स जो कि कई बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है, कोई बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है। ये बात इस बात पर डिपेंड करता है कि उस बच्चे का इमेजिनेशन, लॉजिकल थिंकिंग, नॉलेज कितना अच्छा है। ये बात इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उसका टीचर कैसा है। कुछ टीचर्स के हाथ में होता है बच्चों की कोई सब्जेक्ट कितना बोरिंग होगा या कोई इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, 100% टीचर के हाथ में नहीं होता है, बच्चों के हाथ में भी होता है। बच्चा किस तरीके से वो उसे लॉजिकली थिंक कर पा रहा है, किस तरीके से उसे इमेजिन कर पा रहा है तो पूरा डे टू डे लाइफ का फिनोमेना। फिर क्यों टफ जाता है किसी बच्चे को? अब इस बात में थोड़ी टफ जाना चाहिए कि तुम सुबह उठ रहे हो तो एक फैन को बंद कर रहे हो। फैन कैसे चल रहा है? वो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तुम जब सुबह उठते हो तो सनराइज के टाइम स्काई पूरा रेडिश होता है नहीं? जब शाम को तुम खेल के आते हो तब भी स्काई रेडिश होता है। तुम अगर डे टू डे लाइफ में देखोगे तो रेनिंग के बाद रेनबो होती है। तुम अगर ये देखोगे कि अभी अभी जैसे लूनर इक्लिप्स हुआ, तुम अपने डे टू डे लाइफ में कई सारे फिनोमेना देखोगे। जैसे कि अगर नॉर्मल फिनोमेना की बात करें तो तुम मुझे अभी मोबाइल विंडो के थ्रू देख पा रहे हो। वहाँ से निकलने वाली लाइट तुम्हारे आइज़ में जा रही है और वहाँ मेरा इमेज फॉर्म कर रही है। तुम अभी एक नोटबुक में नोट्स बना रहे हो, वहाँ से बनता हुआ नोट्स इस तरीके से बन रहा है बिकॉज ऑफ फिजिक्स। तुम मुझे सुन पा रहे हो एक स्पीकर के थ्रू, फोन के स्पीकर, उससे निकलने वाली साउंड वेव्स जो तुम्हारे कान तक आ रही है, जो मुझे तुमको हियरिंग सेंस दे रही है। Almost all technical engineering like telecommunication, civil, mechanical, electrical, all technical criteria is based upon physics. अगर तुम्हें रिलेट करना आता है लाइफ से, अगर तुम्हें पूछना आता है खुद से, अगर तुम्हें सोचना आता है खुद से, तो तुम्हारे लिए सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा। हाँ, समटाइम इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, पेनफुल, but immensely at the end of the time it is rewarding, it is enjoyment, it is very enjoyment। तुम फील तो करो, तुम इस बात को सोचो तो कि कैसे कोई फिनोमेना, तुम कैसे उड़ते की चद्दर हटाते हो, वहाँ तुम फोर्स अप्लाई करते हो। तुम जब फ्रेश होने जाते हो, ब्रश करते हो, ब्रश मूव कर रहा है, तुम वहाँ फोर्स अप्लाई करते हो। तुम्हें जब स्कूल जाते हुए लेट हो रहा होता है तो तुम पैडल स्पीड चलाते हो इस बात के लिए कि तुम जल्दी पहुंचो। क्या वहाँ फिजिक्स नहीं है? बट तुम सोचते नहीं हो। फिजिक्स डील करेंगे, हमारा एक विजन है। विजन इस तरीके से कि हम एक थॉट प्रोसेस देने की कोशिश करेंगे बच्चों को ये सिखाएंगे कि एक्चुअल में सोचते कैसे हैं। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ यार कि मैं ऐसा लेक्चर बनाने का प्रयास करूँगा कि तुम्हें सोचना सिखा दे। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि लेक्चर लास्ट तक देखोगे। तुम मेरे पढ़ाने के बाद अपने से कुछ एग्जाम्पल क्रिएट करोगे, अपने से सोचोगे। बहुत मज़ा आता है बच्चों, करके देखना। आज तक ना किया हो, कंपेयर कर सकते हो तुम मेरे एग्जाम्पल से अपने एग्जाम्पल को, तुम मुझसे आगे जा सकते हो। स्टार्ट करते हैं यार लेक्चर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। अगर मैं लेक्चर की बात करूं तो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर के पहले तुमने एक चैप्टर पढ़ा बच्चों, मोशन। मोशन में तुमने पढ़ा मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में तुमने देखा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। कुछ कर्व पढ़े, कर्व में जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये सब पढ़े। जब तुम इन सब बारे में स्टडी कर रहे थे, क्या तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आया बच्चों कि एक बॉडी मूव तो कर रही है बट कैसे? क्या तुम्हारे लिविंग रूम में रखा हुआ सोफा सुबह तक बेडरूम में आ जाता है? क्या तुम्हारे किचन में रखा हुआ वो बर्तन सुबह लिविंग रूम में चला जाता है? क्या तुम्हारा बाहर में रखा हुआ स्पोर्ट्स या तुम्हारा साइकिल बालकनी में आ जाता है? नहीं आता। वो तब आएगा जब तुम उसमें फोर्स अप्लाई करोगे। तुम्हारे घर में चलता हुआ फैन बिना इलेक्ट्रिसिटी के गए बंद हो जाता है? नहीं बंद होता, क्योंकि किसी भी मूविंग बॉडी को रेस्ट में लाना है तो वहाँ फोर्स चाहिए।
किसी भी रेस्ट बॉडी को मूविंग में लाना है तो फोर्स चाहिए। पहले जब गैलीलियो और न्यूटन से पहले हमारा जो बेसिक थिंकिंग था वो इस तरीके से था कि अगर हम एक बॉल को हिट करेंगे तो वो थोड़े टाइम के लिए मोशन में आएगा और थोड़े टाइम के बाद रेस्ट में आ जाएगा। तब ये सोचा जाता था कि स्टेट ऑफ रेस्ट ही एक बॉडी का नेचुरल स्टेट है, क्योंकि हर वो बॉडी जो रेस्ट है उसे कुछ अमाउंट का फोर्स देने के बाद वो कुछ टाइम के बाद रेस्ट में आ जाता है। तो ये बोला गया कि जो स्टेट ऑफ मोशन है वो नेचुरल स्टेट नहीं है बच्चों, जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो नेचुरल स्टेट है। बट कुछ टाइम के बाद जब गैलीलियो और न्यूटन ने अपना थ्योरी और फॉरवर्ड किया, आगे भेजा, तब ये पता चला कि स्टेट ऑफ मोशन इज ऑल्सो अ नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहां पे ये चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर इस तरीके से स्टार्ट होता है कि किस तरीके से कोई बॉडी मूव करती है, कौन कौन से लॉस फॉलो करती है। जैसे कि तुम्हारे घर में एक कल्चर्स के अकॉर्डिंग बंधे हुए हो, उन कल्चर्स के हिसाब से तुम अपना लाइफ स्पेंड करते हो। तुम जिस स्कूल में जाते हो उस स्कूल्स के कुछ डिसिप्लिन्स हैं, उस डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग तुम वहाँ बिहेव करते हो। सेम थिंग हर वो बॉडी जो यहाँ मूव करती है, जो यहाँ रेस्ट में है, जो किसी डायरेक्शन में जा रही है, हर वो बॉडी किसी न किसी रूल्स के अकॉर्डिंग बिहेव करती है। वो रूल्स सर आइजैक न्यूटन ने एक चैप्टर पे बांध के रखा है। उस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। उस चैप्टर को अपन डील करेंगे। जैसे कि हम अपने डे टू डे लाइफ में कई सारे फोर्स से फैमिलियर होते हैं, जैसे कि जब हम ओपनिंग अ डोर, किकिंग अ फुटबॉल, बीटिंग अ ड्रम, अगर हम कुछ लिफ्टिंग बकेट, पानी वानी लाते हो ना बच्चों घर में, जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, नल ट्यूबवेल बंद हो जाता है तो कुआं वहाँ जाते हो, तालाब वालाब जाते हो पानी लेने, कभी नहीं गए क्या? तुम तो आजकल के ज़माने के बच्चे हो। पहले ज़माने में मम्मी पापा से पूछना पानी का कितना समस्या हुआ करता था, समझ रहे हो, कहाँ कहाँ से पानी लाना पड़ता था। आजकल तो वॉशरूम में गीज़र लग जाते हैं, पहले तो भाई पानी गर्म करना पड़ता था गैस से, आग से। आजकल तो कितनी सुविधा आ गई है, उसके बाद भी तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तुम्हें सारा एनवायरनमेंट दिया जा रहा है फिर भी तुम नहीं पढ़ रहे हो, पता नहीं क्यों। ये लेक्चर बच्चों बस तुम लास्ट तक देख लो, तुम्हारा फिजिक्स वैसा हो जाएगा जैसा तुमने कभी फिजिक्स को देखा नहीं था, फिजिक्स सोचा नहीं था। तुम बस लास्ट तक देखो। अगर हम फोर्स की बात करें आगे, तो यहां तुम देखोगे बच्चों एक लेडी पुश कर रही है एक कार्ट को, एक मैन पुल कर रहा है एक एरो को, एक मैन मैग्नेटिज्म का फोर्स लगा रहा है, कोई ग्रेविटी का एग्जाम्पल दे रहा है। वो एग्जाम्पल तो बड़ा फेमस है, मीम्स बनाते घूमते हो। न्यूटन जी अगर एप्पल ट्रीज के नीचे नहीं बैठे होते तो आज फिजिक्स नहीं होता। नहीं, तुमको तो ऐसा लगता है जैसे पूरा फिजिक्स खाली न्यूटन जी ने दिया है। न्यूटन जी बच्चों खाली क्लासिकल फिजिक्स के बारे में कुछ ज्ञान बांटे हैं, और भी कई तरीके का फिजिक्स है जहाँ बहुत सारे साइंटिस्ट ने आके अपने अपने थ्योरीज, अपने अपने लॉज दिए हैं। उन सब के बारे में भी बात करो, अकेले न्यूटन जी का क्या दोष। और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फिजिक्स है, तुम काहे ऐसा मिथ बना के चल रहे हो कि फिजिक्स टफ है। बच्चों इमेजिन करो, लॉजिकल सोचो, हर चीज का आंसर मिलेगा। किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ चिकन रोस्ट ऑर्डर करते हो तो नोच नोच के खाते हो, नहीं बोलते हो लेग पीस लाना, लेग पीस, क्योंकि बोनलेस चीजें खाने में मजा थोड़ी आती है, वो तो सीधा मुंह में डालोगे। बोन वाली चीजें स्ट्रेच करके खाओगे, उसमें अलग मजा आता है। जब तुम स्ट्रेच करते हो तब तुम वहां फोर्स अप्लाई करते हो। देन व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुशिंग, पुलिंग, स्ट्रेचिंग और कॉम्प्रेसिंग, जिसमें तुम क्या करोगे, एक बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन या उसका शेप या उसका साइज चेंज कर रहे होगे। बट फोर्स इतना में खत्म नहीं हो जाता। अगर फोर्स एक एफर्ट है तो उस एफर्ट से हम क्या कर पाते हैं? जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमेशा से ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा पीक लेवल में सक्सेस हो।
उसके लिए उनसे जितना हो पाता है वो एफर्ट लगाते हैं, बट क्या उनका एफर्ट हमेशा से फ्रूटफुल रिजल्ट देता है? नहीं, बट वो ट्राई तो करते हैं। सेम थिंग एफर्ट भी यही है, हम एफर्ट लगाएंगे फोर्स के फॉर्म में, बट वो एफर्ट जरूरी नहीं है कि फ्रूटफुल रिजल्ट दे। तुम एक साइकिल को पुश करोगे, साइकिल आगे जाएगा। तुम एक दीवार को पुश करोगे, दीवार तो आगे नहीं जाएगा। तुम एक नॉर्मल सा टेबल को पुश करोगे, आगे जाएगा। तुम एक बस को पुश करोगे, आगे नहीं जाएगा। एक जेसीबी बस को पुश करेगा, आगे जाएगा, क्योंकि बस को पुश करने के लिए जितना एफर्ट चाहिए वो जेसीबी के पास है, हमारे पास नहीं है। हर किसी का अपना अपना एफर्ट लगाने का पावर होता है बच्चों। उस एफर्ट लगाने का पावर को ही फोर्स बोलते हैं। हर किसी के पास अलग अलग अमाउंट का फोर्स है। आपके पास अलग अमाउंट का फोर्स है, मेरे पास अलग अमाउंट का फोर्स है। एक 3rd क्लास का बच्चा अलग अमाउंट का फोर्स अप्लाई करता है, एक 9th क्लास का बच्चा अलग अमाउंट का फोर्स अप्लाई करता है, एक 12th क्लास का बच्चा अलग अमाउंट का फोर्स अप्लाई करता है। इसीलिए तो सिलेबस अलग अलग है, वरना 9th क्लास का बच्चा भी वही पढ़ लेता जो 12th क्लास का पढ़ लेता, क्योंकि एफर्ट अलग अलग लगाना है ना बच्चों। कुछ बच्चे देखना कैसे एफर्ट लगाते हैं। कुछ बच्चे एग्जाम से 10 दिन 15 दिन या एग्जाम के पहली रात में पढ़ते हैं। कुछ बच्चे जब नया क्लास स्टार्ट होता है तब से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। दोनों के एफर्ट क्या सेम है? क्या दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे? नो, नेवर। क्योंकि पहला वाला बच्चा एक्सट्रीम एफर्ट लगा रहा है, उसके द्वारा लगाया गया फोर्स हायर अमाउंट का होगा, और दूसरा वाला बच्चा लो एफर्ट लगा रहा है, उसके द्वारा अप्लाइड फोर्स लो होगा। तो बात करते हैं कि फोर्स क्या कर पाता है। अगर मैं सबसे पहला बात करूं तो अ फोर्स मे मूव अ बॉडी एट रेस्ट। वो बस ट्राई करता है, जरूरी नहीं है कि वो एक मूविंग बॉडी को रेस्ट में ले आएगा। तुम एक चलता हुआ कार जो टॉय है, टॉय छोटा छोटा जो बचपन में खेलते हो, वो अगर चल रहा है तो तुम उसे फोर्स लगा के रेस्ट पे ला सकते हो, बट एक रियल कार को नहीं ला सकते। तुम ट्राई करोगे जरूर, बट तुम्हारे ट्राई के बाद क्या होगा वो तुम जानते हो। सेकंड की बात करूं तो अ फोर्स में स्टॉप अ मूविंग बॉडी। एक फुटबॉल जो मोशन कर रहा है उसे एक फुटबॉल प्लेयर रेस्ट में ला सकता है, बट एक मूविंग बस को रुक जा बस, रुक जा रुक जा रुक जा, जितना फोर्स अप्लाई करो रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा। तो फोर्स हमेशा से हर वो चीज नहीं कर पाता जो वो बोलता है, वो बस ट्राई करता है करने का। अगर मैं 3rd की बात करूं तो फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ द बॉडी। एक बैट्समैन जब एक बॉल को हिट करता है फॉर द 6, वो उसकी स्पीड चेंज कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम हिज बैट। अ फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। वही एग्जाम्पल, एक बॉलर बॉल को स्ट्रेट डायरेक्शन में बॉलिंग करता है और बैट्समैन उसे बैट से किसी और डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर देता है। अगर लास्ट, अ फोर्स में चेंज साइज एंड शेप ऑफ बॉडी। अच्छा, चपाती तो सब खाते होंगे। नीडेड फ्लोर को मम्मी विद द हेल्प ऑफ रोलिंग पिन, बेलन बेटा बेलन से क्या करती है? वो शेप चेंज करती है। छोटा सा सर्कुलर डाटा का शेप बड़ा सा सर्कुलर डाटा कर देती है। अगर तुम एक फोम के सर्कुलर बॉल को तुम एक्सट्रीम कॉम्प्रेस करोगे तो वो ओवल शेप में हो जाता है। समथिंग स्टोन के बॉल को करोगे तो थोड़ी ना होगा, उसके लिए होगा, हनुमान जी को बुलाना पड़ेगा। हनुमान जी के में इतना फोर्स है कि वो एक पत्थर को तोड़ ले, तुम्हारे में इतना फोर्स है कि तुम एक फोम को तोड़ लो। तो तुम्हें एक लीगल थॉट प्रोसेस मिल चुका है कि एक्चुअल में फोर्स है क्या। फोर्स एक एफर्ट है बेटा। जरूरी नहीं है कि हमारा जो विजन है वो उसे फ्रूटफुल रिजल्ट दे, वो उसका ट्राई करेगा। डिपेंडिंग अपॉन वी, हम किस तरीके से कितना एफर्ट लगा रहे हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं, इस बात पे भी डिपेंड करता है। अगर उसे जिस अमाउंट का फोर्स चाहिए उतना एफर्ट अगर हम लगा दिए, हाँ, फिर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से फोर्स डिफाइंड होता है। फोर्स कोशिश करता है
कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाए, एक रेस्ट ऑब्जेक्ट मूव करे, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता हुआ ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर दे, किसी एक बॉडी का साइज या शेप वो चेंज कर दे। इस बात को बस वो कोशिश करता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद अगर मैं कुछ बात करूं फोर्स का, तो हमारे सिलेबस में दो फोर्स है बेटा, एक बैलेंस फोर्स, एक अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स की अगर मैं बात करूं तो वो कुछ इस प्रकार होता है। अगर तुम स्कूल में ये वाला गेम प्ले किए होगे जिसे रस्सा कस्सी का गेम बोलते हैं, इधर से भी 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर से भी 300 न्यूटन का फोर्स। अगर मैं रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करूं तो 300 माइनस 300 बिकम्स 0। अगर रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन टू साइड 0 आए तो वहां लगने वाला फोर्स बैलेंस्ड फोर्स होता है। बैलेंस फोर्स इस बात को बताता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। क्योंकि तुम चेक करो बेटा, अगर एक एग्जांपल लूं, ये एक टेबल ले लेता हूं, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूं, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स, तो ये टेबल बीच में रेस्ट पोजीशन पे रहेगा बिकॉज ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज 0। इस कंडीशन में तुम देखोगे कि हर वो बॉडी जो रेस्ट में है या हर वो बॉडी जो स्टेट ऑफ मोशन में है वहां बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। अगर तुम्हें अपने लाइफ में जैसा चल रहा है उससे कुछ ऊपर करना है तो तुम्हें एक एक्स्ट्रा अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा अनबैलेंस फोर्स, आपके मम्मी पापा एक अमाउंट का एफर्ट लगा रहे हैं, तुम एक्सट्रीम अमाउंट का एफर्ट लगाओ उन्हें रिटर्न देने के लिए। तुम्हें एक एक्स्ट्रा अमाउंट का अनबैलेंस फोर्स इस बात के लिए अप्लाई करना पड़ेगा कि तुम जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन से ओवरकम करो। तो अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 आता है तो वहां पे कोई भी बॉडी इस तरीके से बिहेव करता है कि वो या तो रेस्ट में रहता है या तो वो स्टेट ऑफ मोशन में रहता है, उसका स्टेट चेंज नहीं होता। अगर मैं सेकंड अनबैलेंस्ड की बात करूं तो यही एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल पे अगर हम केयर करें तो इधर से बच्चों 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से 100 न्यूटन का। अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं यहाँ पे तो ये हो जाएगा बेटा 300 न्यूटन माइनस 100 न्यूटन, ये हो जाएगा 200 न्यूटन। तुमको क्लियरली पता चल रहा होगा कि जिधर एक्सट्रीम अमाउंट का फोर्स लग रहा है उधर रस्सी खींच जाएगी बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। बिडिंग जानते हो बेटा, ऑक्शन। ऑक्शन में होता क्या है, एक अनबैलेंस्ड ऑक्स किया जाता है। जैसे कि मान लो ये एक पेंसिल है, एप्पल की पेंसिल है 10,000 रुपए की, मैं मान लो इसका ऑक्शन रख रहा हूं। एक इंसान आया, इसका 5,000 कीमत लगाया और एक आया 5,000। डिसाइड कैसे करोगे किसका है? ऑक्शन बीच में रुका रहेगा। जिस टाइम किसी ने इसकी बोली 6,000 लगा दी, पेंसिल उसका हो गया बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड बिडिंग। हर वो जगह पे जहां पे कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में आ रही है, मोशन से रेस्ट में आ रही है, वहां फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, वहां एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है। हमें एक स्टेट चेंज करना है, हमें एक डायरेक्शन चेंज करना है, तो हमें एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अनबैलेंस फोर्स, ये टेबल किस तरीके से टूटेगा? क्या मेरे नॉर्मल फोर्स से टूट जाएगा? नहीं, एक एक्स्ट्रा अनबैलेंस फोर्स जब मैं अप्लाई करूंगा तब ये टेबल टूटेगा। और वो अनबैलेंस कौन अप्लाई करेगा? एक हाथी, एक जेसीबी। मेरे से नहीं होगा। एक वॉल को मैं नहीं तोड़ सकता, एक जेसीबी तोड़ सकता है, क्योंकि जेसीबी के पास वो अनबैलेंस फोर्स है जिससे वो वॉल दम तोड़ देगा। वाई बारी है। फोर्स दो टाइप के होते हैं, एक बैलेंस फोर्स, एक अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स ये कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, चारों साइड से 0 हो जाएगा, वहां पे बैलेंस फोर्स है। इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट 0,
अनबैलेंस फोर्स, वहाँ पे कोई बॉडी मूव करेगी, मूविंग बॉडी रेस्ट में आएगी, एक स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज करेगी, एक साइज का बॉडी अपना साइज चेंज करेगी, एक पर्टिकुलर शेप का ऑब्जेक्ट अपना शेप चेंज करेगा। तो इस तरीके से फोर्स की थ्योरी दी है न्यूटन जी। इसके बाद उन्होंने बताया कि कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो कुछ फंडामेंटल लॉस को वो फॉलो करता है। उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेट किया। फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्होंने 3 स्टेटमेंट दिए। उन 3 स्टेटमेंट को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पुकारते हैं। उन्होंने फर्स्ट लॉ इनर्शिया पे दिया, सेकंड लॉ मोमेंटम पे दिया, थर्ड लॉ एक्शन और रिएक्शन पे दिया। अब तुम्हें तीनों को बताने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस सम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। इस लाइन के 3 मीनिंग हैं। 3 मीनिंग इस तरीके से कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी। अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। और थर्ड है, अगर कोई बॉडी एक डायरेक्शन में है तो वो उसी डायरेक्शन में रहेगी। इस बात को इस तरीके से समझते हैं कि मान लो तुम्हारे घर में एक टेबल है। वो टेबल तब तक घर से नहीं हटेगी बच्चों जब तक तुम उसमें फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। मान लो अपन एक सेकंड मोशन का एग्जांपल लें तो एक मूविंग बॉडी जैसे कि एक फुटबॉल तुम किक करते हो तो कुछ देर के बाद रुक जाती है। एक फुटबॉल जो कि मूव करती है यहाँ पे वो रेस्ट में आ जाती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन में अप्लाई होता है बच्चों, अर्थ सरफेस पे या किसी भी सरफेस पे। उस फ्रिक्शन फोर्स के लिए कोई मूविंग बॉडी रुक जाती है। थर्ड, पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में है। इसको हम कुछ इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। अगर तुम स्ट्रेट लाइन में कार में ट्रैवल कर रहे हो और एक टर्निंग है तो तुम स्टेयरिंग को मोड़ लेते हो नहीं विद द हेल्प ऑफ अप्लाइंग फोर्स। सेम थिंग बाइक, स्कूटी से तुम चलते रहते हो तो सामने खेत में थोड़ी घुसा देते हो, तुम उसे अप्लाइंग फोर्स डायरेक्शन चेंज कर लेते हो। इसका मतलब अगर कोई बॉडी एक स्टेट में है, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट, चाहे वो स्टेट ऑफ मोशन या मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, वो उस कंडीशन में रहना चाहता है, वो उस कंडीशन को अपोज करता है, वो उस कंडीशन को हटने से अपोज करता है, रेजिस्ट करता है उस कंडीशन से हटने को। कब तक? जब तक कि उसका बस चले। जैसे कि पापा जिस दिन गुस्सा हो जाते हैं उस दिन तुम गुस्से की इंटेंसिटी चेक करते हो नहीं कि गुस्सा कितना है। अगर उनका गुस्सा एक्सट्रीम अमाउंट का है तो तुम झुक जाते हो, अगर उनका गुस्सा थोड़ा कम है तो तुम उठ जाते हो। पापा बोलेंगे पढ़ाई कर, लो ना पापा ठीक है कर लूंगा, पढ़ाई कर, तुम इज्जत से पढ़ने बैठ जाते हो नहीं, क्योंकि सेकंड केस में पापा का जो फोर्स अप्लाइंग था वो अनबैलेंस था और फर्स्ट केस में थोड़ा बैलेंस था। तो अगर कोई एक्सट्रीम अमाउंट का कोई बॉडी अपना पोजीशन, अपना स्टेट चेंज कर रहा है तो उसे एक अनबैलेंस फोर्स की आवश्यकता होती है। डायरेक्शन चेंज करने के लिए अनबैलेंस फोर्स की। अगर तुम्हें कार का डायरेक्शन चेंज करना है, एक साइड से तुम फोर्स लगा रहे हो, बगल साइड से कोई और फोर्स लगा दे रहा है, तो स्टीयरिंग तो सेम हो जाएगा ना। तुमको अगर इधर मोड़ना है तो इधर से एक्सट्रीम अमाउंट का फोर्स देना पड़ेगा तब न चेंज होगा। क्या तुम फील कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ इस तरीके से इस बात को भी डिफाइन करता है कि फोर्स क्या है।
फर्स्ट लॉ एक प्रॉपर्टी बताता है कि फोर्स किसी एक मूविंग बॉडी को रेस्ट में लाता है, रेस्ट को मूविंग में लाता है, डायरेक्शन चेंज करता है। तो एक्चुअल में ये इस तरीके से बताने की कोशिश करता है फोर्स को कि फोर्स ट्राई करता है रेस्ट को मोशन में, मोशन को रेस्ट में, किसी एक स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन को चेंज करने में या मूविंग डायरेक्शन को स्ट्रेट लाइन में लाने में। इस तरीके से न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो फोर्स को भी डिफाइन करता है। इसके बाद अगर मैं आगे केयर करूं तो फर्स्ट लॉ से एक प्रॉपर्टी आती है बेटा, दैट्स कॉल्ड इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया ऑफ मास क्या होता है अगर मैं इसको केयर करूं जानने का, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में तुम देखें कि कोई भी बॉडी अपने आप अपने ही तरीके से अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन या अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती, वो उस चीज को चेंज करने के अपोज में रहती है। नहीं 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 मैं चेंज नहीं करूंगा, नहीं नहीं पापा नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। तब पापा तुम्हें एक अनबैलेंस फोर्स देते हैं, हाँ पापा मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा, वेरी वेरी इजी पापा मैं तो सब पढ़ूंगा। फिर शुरू हो जाते हो, बेटा बाल कटवा ले, बाल बड़ा हो गया, नहीं नहीं पापा मैं नहीं कटवाऊंगा, नहीं नहीं पापा चल चल कटवा के लाता हूं, हाँ पापा चलो। एक अनबैलेंस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी डिपेंड करता है। तो इनर्शिया ऑफ मास एंड इनर्शिया ऑफ मतलब इनर्शिया और मास के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो यही रिलेशन होता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना करें। तो बात ये है कि अगर एक मास ऑब्जेक्ट हो और लो मास ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि एक बॉक्स एज्यूम करते हैं जो बॉक्स खाली है, एक बॉक्स एज्यूम करते हैं जो बुक से भरा हुआ है, दोनों का मास अलग अलग होगा नहीं। एक बॉक्स जो ओनली 50 ग्राम का है और एक बॉक्स जो 5 kg का है, दोनों को उठाने में, दोनों को लिफ्टिंग करने में अलग अलग अमाउंट का फोर्स लगेगा, अलग अलग अमाउंट का फोर्स लगेगा तो अलग अलग अमाउंट का इनर्शिया लगेगा। जितना लार्जर अमाउंट का फोर्स उतना ग्रेटर अमाउंट का इनर्शिया। और फोर्स किस पे ज़्यादा अप्लाई करेंगे, जिसका ज़्यादा मास होगा। तो मास और इनर्शिया एक दूसरे के रिलेटिव है। कैसे? एक खाली बॉक्स को खिसकाएंगे, एक भरी हुई बॉक्स को खिसकाएंगे, खाली बॉक्स का मास कम तो फोर्स कम, भरे हुए बॉक्स का मास ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, जिसका फोर्स ज़्यादा इनर्शिया ज़्यादा, जिसका फोर्स कम इनर्शिया कम। इसका मतलब सीधा सीधा ये बात है कि जिसका मास कम इनर्शिया कम, मास ज़्यादा इनर्शिया ज़्यादा।